नमस्कार, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। मैं अभी मौजूद हूं पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज कैंपस में, जहां हमारे हिंदी विभाग के द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती के अवसर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के दूसरे दिन का आज आखिरी सत्र है और कार्यक्रम चल रहा है सुनो कहानी रेणु की। तो हमारे साथ मौजूद है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एचओडी तरुण कुमार सर, जिनकी अध्यक्षता में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। तो सर, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये देखिए, मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि बिहार की धरती से जो महान लेखक, संस्कृति कर्मी और जिनको लेकर बिहार दुनिया में अपना माथा गर्व और गौरव से ऊपर कर सकता है, उन लोगों में से फणीश्वर नाथ रेणु का नाम बहुत ही ऊपर है। फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म का 100वां साल शुरू हुआ मार्च 2020 में, और उस समय हिंदी जगत ने यह तय किया कि रेणु जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा पूरे देश में। एक दो पत्रिकाओं ने मोटे मोटे विशेषांक भी निकाले और कुछ पत्रिकाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोरोना की दोहरी मार के कारण बहुत कुछ जो हो सकता था शायद नहीं हुआ। और मेरे मन में जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने के पहले ही ये लालसा जगी कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से रेणु के महत्व और प्रतिष्ठा के अनुरूप उनकी अपनी भूमि से, पटना उनकी अपनी भूमि रही है, उस भूमि से 1-2 दिनों का ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें विभिन्न राज्यों के लेखक कलाकार शामिल हो सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये आयोजन किया गया। जी सर, आप पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एचओडी हैं और पटना विश्वविद्यालय पत्रकारिता की पढ़ाई हिंदी विभाग के अंतर्गत में कराता है। तो इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए पत्रकारिता और हिंदी विभाग के जो छात्र हैं, उनके शैक्षणिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उस सकारात्मक प्रभाव को इसी संगोष्ठी के दरमियान मैंने साकार होते हुए देखा है। हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने, पत्रकारिता के छात्र रहे हों, चाहे हिंदी के छात्र रहे हों, यूजी के छात्र रहे हों या पीजी के छात्र रहे हों, छात्रा रहे हों, जितने मनोयोग से इन लोगों ने, मैंने देखा कि इस कार्यक्रम में दिलचस्पी ली, उससे मुझको ये एहसास हुआ कि हमारा युवा वर्ग जो है वो रचनाशीलता की आकांक्षा से, ऊर्जा से भरा हुआ है। ये हम लोग की कमी है कि उनकी उस रचनात्मकता को स्वरूप नहीं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आयोजन से उनके भीतर की रचनाशीलता विकसित हो, अंकुरित हो, प्रस्फुटित हो, कहीं न कहीं ये भी हमारा उद्देश्य रहता है। बिल्कुल सर, आज के समय में हिंदी की घटती लोकप्रियता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी की घटती लोकप्रियता, ये सब बात ठीक नहीं है। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण ये है कि जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हिंदी में 10-5 छात्र हुआ करते थे। अभी हिंदी में पटना कॉलेज में इतने छात्र हैं जिनकी संख्या किसी सत्र में 80 है, किसी में 60 है, किसी में 75 है। मैं पीजी में भी हूँ। पीजी में मैं देख रहा हूँ कि 80 सीट निर्धारित है वहाँ नामांकन के लिए। पहले 40, 30, 35 हुआ करते थे, अभी 84, 80। अब इसको घटती लोकप्रियता का प्रमाण माना जाए या बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ आपको लग रहा है कि घट रही है लोकप्रियता? लोग आज के समय में अंग्रेजी दान लोगों को सुन करके मत जाइए। भारत बहुत बड़ा देश है, और ऐसे बड़े देश में कुछ जो सफ़ेद पोष लोग हैं उसी को यदि भारत मानेंगे तो लगेगा कि लोकप्रियता घट रही है। बिल्कुल सर। वरना आपका ये टीवी चैनल बिना हिंदी के चलेगा नहीं। बिल्कुल सही बोला सर आपने। खाली तय कर दे भारतवर्ष का शासन कि हिंदी में कोई कार्यक्रम टीवी पर नहीं होगा, टीवी उद्योग बैठ जाएगा। जी सर। इसमें कोई शक है आप लोगों को? बिल्कुल सर। तो ये लोकप्रियता का और क्या प्रमाण? यदि कह दे कि हिंदी सिनेमा नहीं होगा, हिंदी गजलें नहीं गाई जाएंगी, हिंदी कोई लोकगीत नहीं गाया जाएगा, कल ही फरमान निकाल के देखिए प्रधानमंत्री तीसरे दिन चला जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा सर, तरुण सर ने। इन्होंने हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में ज़्यादा जानकारी दी और रेणु राग इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया गया था इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और इसका क्या लोगों पर, स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक रिसर्च स्कॉलर, तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सर, हिंदी साहित्य के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हिंदी साहित्य जो है आपको
वो जनता का साहित्य है। जी, जी। और इसमें आप बहुत सारे जो लिटरेचर हैं, चाहे आदिकाल हो, चाहे मध्यकाल हो या आधुनिक काल में है, तो इन तमाम अगर पूरे परिदृश्य को हम देखेंगे तो जन का माने जनता की जो आवाज़ है वो आपको साहित्य में नज़र आएगी। क्योंकि साहित्य को क्या कहा गया, समाज का दर्पण कहा गया। तो उसमें आप सच्चाई देख सकते हैं, हमारे समाज की जो सच्चाई है वो साहित्य में नज़र आती है। तो ये केवल किताबें नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत दस्तावेज हैं इस जीवन के। तो इसलिए साहित्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और ये हमारे जीवन को परिमार्जित करता है। बिल्कुल, साहित्य दर्पण है किसी भी चीज़ को अच्छे से दिखाने का। हम भले ही अंग्रेजी भाषा का यूज़ कितना ही कर ले, लेकिन अपनी विचारों को हम सबसे अच्छे हिंदी भाषा में समझा सकते हैं। जी, आपका नाम? तेज प्रताप। कौन से विभाग से हैं आप? मैं पत्रकारिता विभाग से हूँ, हिंदी। आपके हाथ में जो किताब है ये अशोक राजपथ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पढ़ा आपने? जी, अशोक राजपथ जो है अवधेश प्रीत की किताब है। इस किताब में मुख्य रूप से पटना विश्वविद्यालय के, उसमें बिहार में जो भी विश्वविद्यालय थे उनमें शैक्षणिक गतिविधियाँ कैसी थी, अशोक राजपथ में कैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे और यहाँ आके एक तरह से एक्टिव हो जाते थे छात्र राजनीति में, और उसमें कैसे वो लोग शोर हंगामा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के शिक्षक थे बाहर में जाके अपना निजी कोचिंग संस्था चला रहे थे, उन सारी चीज़ों का एक संग्रह है। किस तरह से ग्रामीण परिवेश से लड़के आते हैं और यहाँ आकर अशोक राजपथ, जो कि एक पटना का हब कहा जाता है, एजुकेशन हब, वहाँ आकर किस तरह से अपनी बातों को और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ जो पटना विश्वविद्यालय, उसका आप देख सकते हैं सीधा अशोक राजपथ से आप अंदर आएंगे तो पटना विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र राजनीति का बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है। तो आखिरकार वो क्या रहा, कैसा रहा, कैसे लोग आते हैं और क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का एक संग्रह है इस किताब में। इस कारण मुझे इसमें अभिरुचि हुई पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और फणीश्वर नाथ रेणु, उनसे आप किस तरह से प्रभावित हैं? रेणु कुछ संगोष्ठी चल रही है उनके 100 वर्ष पूरे होने पर। रेणु का एक आंचलिक साहित्यकार थी। उनकी आप कहानियों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, किस तरह से उनका विचारधारा होता है, कैसे लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों का पढ़ सकते हैं, जैसे महिला आंचल हो गया, ठुमरी हो गया। इन तमाम तरह की किताबों का पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आंचलिक भाषाएँ क्या होती है, किस तरह से लोग आंचलिक भाषा में वार्तालाप करते हैं और किस तरह से उनका बर्ताव होता है, उस तरह का समाज कैसा होता है। ये सारे कुछ में कहानियों आप जानने को मिलेगा। जी, शुक्रिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ। जी, आप इस रेणु राग में उपस्थित हुए हैं, तो आप के प्रिय लेखक कौन हैं? ये जाहिर सी बात है कि प्रिय लेखक तो जैसे हम प्रेमचंद को भी पसंद करते हैं, दूसरी तरफ फणीश्वर नाथ रेणु, लेकिन आज जो ये संगोष्ठी आयोजित की गई है तो ये जाहिर सी बात है कि मैं इन्हीं को सुनने आया हूँ। ठीक है। तो इनकी कोई पसंदीदा रचना है आपकी? हाँ, जैसे महिला आंचल और एक इनकी कहानी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, प्रेम कहानी है तीसरी कसम। और महिला आंचल के माध्यम से आप देखिए कि रेणु के पहले जिस मेरीगंज को कोई नहीं जानता था, ठीक है ना, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को कोई नहीं जानता था, तो अपनी लेखनी से ये क्या करते हैं कि अपने उस क्षेत्र को, ठीक है ना, इंटरनेशनल ब्रांड बनाते हैं। आज भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या जहाँ मेरीगंज को जानने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को जानने वाले। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो अंचल है उसकी आत्मा से लोगों को परिचित करवाया। जी, बहुत शुक्रिया आपका।